Students, welcome in CGC ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आशीष श्रीवास्तव। जैसा कि मैं आप लोगों को B.Ed सेकेंड सेमेस्टर के ग्रुप सेकेंड पेडागॉजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट के हम लोग यूनिट सेकेंड के हम लोगों ने लेक्चर 4 में इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशंस पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है और उसी के रेफरेंस में आगे कंटिन्यू करते हुए अलग अलग जो एनवायरमेंटल इश्यूज हैं उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उनमें से जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, आज के इस टॉपिक लेक्चर नंबर 5 में हम लोग इसको डीपली स्टडी करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट से। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअल में है क्या, पहले व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ग्रीन हाउस डिफिनेशन के थ्रू इसको पहले समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ द प्रोसेस बाय विच रेडिएशंस फ्रॉम द सन आर अब्सॉर्ब्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस एंड नॉट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस। दिस insulates the surface of the earth and prevents it from freezing। मीन्स कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे अर्थ को गर्म करती है। और जब सूर्य प्रकाश जब पृथ्वी के वातावरण तक पहुंचती है तो इसका कुछ भाग हमारे वापस अंतरिक्ष में लौट जाता है और बाकी का जो ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा इसे सोख लिया जाता है। तो जब ये ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के वातावरण में बढ़ती हैं तो परिणाम यही होता है कि ये जो सूर्य किरणों का ज़्यादातर भाग पृथ्वी के वातावरण भाग में सूखने लगती है और वापस आने वाला भाग कम हो जाता है। यदि हमारे सौर मंडल के अधिकतर जो हमारे ग्रह हैं या जो ठंडे मौसम की चपेट में हैं या फिर कुछ सूर्य रोशनी में बहुत गर्म है, तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ का मौसम बहुत हल्का और स्थिर है। तो पृथ्वी के वातावरण के कारण यहाँ अनेक तरह के मौसम पाए जाते हैं जिसकी वजह से पृथ्वी जैसे ग्रह में जीवन संभव हो सका है। तो 97 परसेंटाइल मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों ने पिछले 2 दशक में पृथ्वी के वातावरण को बदल दिया है, जिसके कारण जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ने जन्म लिया है। और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ग्रीन हाउस प्रभाव इसमें किस तरीके से अपनी भूमिका निभाता है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इसके डिफिनीशन से, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे सूर्य प्रकाश में उपस्थित विकिरण जो पृथ्वी के वातावरण में आकर रुक जाते हैं और ये ग्रीन हाउस गैसों में गर्मी बढ़ा देते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण है। ग्लोबल वार्मिंग भी आपके सिलेबस में एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट्स? तो greenhouse is a house made of glass that can be used to grow plants. The sun's radiations warm the plants and the air inside the greenhouse. The heat trapped inside can't escape out and warms the greenhouse, which is the essential for the growth of the plants. इसको यदि इजली लैंग्वेज में समझें तो ग्रीन हाउस जो गैसें हैं बहुत सारी गैसों का एक मिक्सर है जो हमारे इन्वायरमेंटल में उस गर्मी को रोकने में सक्षम होती है। इसकी वजह से हमारी इस वर्ल्ड की जो दुनिया की एक सतह है ये गर्म रहती है, और अगर ये गैसें न हो तो ये सतह भी गर्म नहीं होगा। और ये वो गैसें हैं जो पृथ्वी के वातावरण में होने वाले बदलाव और इसके सतह तापमान का मुख्य कारण होती है।
तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का सबसे मूल कारण ये ग्रीन हाउस गैसें ही होती हैं। जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। Same is the case is the Earth's atmosphere. During the day, the sun heats up the Earth's atmosphere. At night, when the Earth cools down, the heat is radiated back into the atmosphere. During this process, the heat is absorbed by the greenhouse gases in the Earth's atmosphere. This is what makes the surface of the Earth warmer, that makes the survival of living beings on Earth possible. However, due to the increased level of greenhouse gases, the temperature of Earth has increased considerably. This has led to several drastic effects. अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि सेम इज़ द केस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ड्यूरिंग द डे द सन हीट्स अप द अर्थ एटमॉस्फेयर, कि दिनों के दौरान जब हमारे सन का हीट्स अप होता है तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर भी उसी तरीके से चेंजेस होता है। जैसा कि हमने बताया कि ग्रीन हाउस प्रभाव का जो मूल कारण है ये ग्रीन हाउस गैसें ही हैं, कि जब वातावरण में इन गैसों में बढ़ोतरी होती है तो इसका प्रभाव भी बढ़ जाता है। जैसे कि मौसम चक्र को भी ये क्या करता है, बदलता है। जैसा कि हम तो पहले ही जान चुके हैं कि ग्रीन हाउस गैसें जितनी अधिक होंगी पृथ्वी की सतह का तापमान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसी के वजह से इन सभी गैसों को मिल करके ग्रीन हाउस गैस के नाम से जाना जाता है। Let us have a look at the greenhouse gases and the causes and the consequences of the greenhouse effects. जैसे हमने बात किया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे मूल कारण इन्हीं ग्रीन हाउस की गैसेस को के कारण होता है, जो कि ऑब्जॉर्ब करते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस के द्वारा, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये इसके हैं आपके। ग्रीन हाउस गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द प्राइमरी कॉज फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए यदि इसका प्राइमरी इसका कॉजेस देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड को माना जाता है। फिलहाल इसमें कई ढेर सारे गैसों का मिक्सर होता है, जैसे मैंने नाम ही लिया है कि ग्रीन हाउस गैसों में बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के कौन कौन सी हैं और इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो चलिए देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर कौन कौन सी गैस हैं जो इसके प्रभाव में अपनी भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला जो आप देख रहे हैं जल वाष्प, वेपर, H2O। वैसे तो हम सोच भी नहीं सकते हैं कि पानी से जो भाप बनता है वही ग्रीन हाउस गैस में से एक मुख्य गैस है जो हमारी पृथ्वी के वातावरण को गर्म बनाने का काम करता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो वेपर है हम इंसानों द्वारा सीधे तौर पे ये नहीं बनता है, ये हमारे मौसम में होने वाले बदलाव की वजह से बनता है। तो जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में तापमान का, टेम्परेचर का क्या होता है, तब तापमान बढ़ता है तो पानी के भाप बनने की प्रक्रिया भी क्या होती है, तेज होती है। और ये भाप वातावरण के निचले स्तर पर ही स्थिति की एक क्या होती है, टेंडेंसी होती है, जहाँ पर ये सूरज से आने वाली रोशनी और इसके साथ रहने वाले रेडिएशन को, जैसा कि आप फिगर में भी देख भी रहे होंगे, रेडिएशन को क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है। और हमारी अर्थ जो हमारा स्ट्रक्चर है हमारे दुनिया का, वो क्या होता है, गर्म होता है। नेक्स्ट हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गैस है। जो हमारे एनवायरमेंटल में जो पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड का जो नेचुरल सोर्स है वो ही ज्वालामुखियों से निकलने वाले धुआं, कार्बन से बना कोई भी मटेरियल जब भी जलता है तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है। तो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड
हमारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो जब ब्रीथ करते हैं तो सांस छोड़ने पर ये क्या होता है, पैदा होता है। तो ये स्रोत एक प्रकार से क्या होती है, संतुलित होती है, जो कि एक फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल तीनों तरीके से एक प्रोसेस का क्या होता है, एक सेट होता है, जिसे हम दूसरे वर्ड्स में बोलते हैं सिंक। क्या बोलते हैं, सिंक। तो जिसे सिंक कहा जाता है, और ये वातावरण से क्या करता है, CO2 को हटाने का काम करते हैं। इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक सिंक क्या होते हैं, हमारे स्तरीय वनस्पति होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान CO2 को लेते हैं। नेक्स्ट इसमें आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे मेथेन। इसकी परसेंटाइल आप देख रहे हो कितनी है, 18 परसेंटाइल। कार्बन डाइऑक्साइड का 56 परसेंटाइल आप देख रहे हैं इफेक्ट के रूप में। उसके बाद मेथेन है। मेथेन क्या करता है, दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली होता है। वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में कम कंसंट्रेशन में मौजूद रहता है, क्योंकि जहाँ पे यदि इसके कंपैरिजन की बात करें तो आपका इस तरीके से 56 एंड 18। तो वैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में क्या करता है, कंसंट्रेशन में मौजूद रहता है। इसके अलावा मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में बहुत कम समय के लिए रहता है। मीथेन का एनवायरनमेंट में रहने का समय लगभग 10 साल के लगभग में होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सैकड़ों सालों के लिए वातावरण में मौजूद रहता है। मीथेन गैस जो है मुख्य रूप से कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय इलाकों में, उत्तरी वेस्टलैंड में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओजोन। ओजोन क्या है, एक हमारी नेचुरल गैस है जो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ये भी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो इसके प्रभाव को उत्पन्न करता है। ये सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ के रिएक्शन की वजह से बनता है, और ओजोन वायुमंडल के दोनों सतह पर मौजूद होता है, जहां ये सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारे पृथ्वी को क्या करता है, सुरक्षा करता है। आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट भी है, ओजोन लेयर डिप्लेशन एक टॉपिक भी है, उसको हम लोग समझेंगे भी नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल अभी आप लोग ये समझिए कि हमारे ग्रीन हाउस गैसेज में कौन कौन से हमारे गैसें, कौन कौन से मुख्य इसके घटक हैं, इस पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो इसमें इसके अंतर्गत घटक हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ओजोन का 7% कंट्रीब्यूशन है। नाइट्रस ऑक्साइड मीन्स आपका N2O। अन्य गैसें जो इसमें शामिल, उनमें से अधिकतर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी द्वारा हमारे ये क्या करते हैं, पैदा होते हैं, जिनमें से नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिनेटेड गैस, जिसे हम हेलोकार्बन भी बोलते हैं, ये इसके अंतर्गत शामिल हैं। इसमें से जो एक्स्ट्रा गैसें होती हैं वो होती हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका 30% कंट्रीब्यूशन होता है। तो सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये 3 इसके अंतर्गत शामिल हैं, जो सॉइल और वाटर में
नेचुरल बायोलॉजिकल रिएक्शन की वजह से नाइट्रस ऑक्साइड की बैकग्राउंड कंसंट्रेशन कम होती है, जबकि फ्लोराइड गैसों की उपस्थिति इंडस्ट्रियल सोर्स तक होता है। नेक्स्ट हमारा जो इसमें गैसेस हैं, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। ग्रीन हाउस गैसों में उपस्थित एक और गैस नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड भी होता है। NF3 का इस्तेमाल हम काफ़ी इस समय बढ़ चुका है और इसके सबसे दो बड़े मेजर रीज़न हैं। पहला तो ये है कि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक में इसका इस्तेमाल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और दूसरा ये है कि NF3 का एयर एमिशन में पहले से ही नॉन एग्जिस्टेंट माना जाता था, इसीलिए इस गैस का उपयोग विकल्प के रूप में PFC की जगह में इस्तेमाल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि PFC का इस्तेमाल करना ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट पैदा करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। अभी आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिर्फ आपको बस जानना है कि इसमें कौन कौन से घटक होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या प्रभाव, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी आपने जैसे देखा कि मेजर कंट्रीब्यूशन जो ग्रीन हाउस गैसेस के फैक्ट्रीज़ हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, डिफॉरेस्टेशन है, ये सब भी इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं। और द इंक्रीज नंबर ऑफ फैक्ट्रीज एंड ऑटोमोबाइल्स इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ दिस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में इन सभी गैसों का एक नंबर ऑफ अमाउंट में बढ़ना भी, इन सभी के रीजन्स में देखा जाए तो इन सभी फैक्ट्रीज़ का, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज का ज़्यादा डेवलपमेंट होना भी एक मेजर रीज़न भी है। नेक्स्ट लाइन, द greenhouse gases never let the radiations to escape from the earth and increase the surface temperature of the earth, जिसके थ्रू हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहता है, और उसमें एक हमारा एक मेजर जो इशूज है वो ग्लोबल वार्मिंग भी इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब बात करें द मेजर कॉजेज़ ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो उसके कई ढेर सारे हमारे कॉजेज़ हैं, जैसे मैंने भी बताया। The burning of fossils fuels. Fossil fuels are an important part of our lives. इस तरीके का ये हमारे लाइफ का, ये हमारे डेली रूटीन का एक स्ट्रक्चर हो चुका है कि फ्यूल्स का ये हमारे इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इस ट्रांसपोर्टेशन और इलेक्ट्रिसिटी में इनका सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ होता है। तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीजेस इन्हीं के द्वारा से होता है। तो इसके द्वारा जितनी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, उतना ज़्यादा हमारा कोई फॉसिल्स फ्यूल्स का भी इंक्रीज़ हो रहा है, उसका यूटिलाइजेशन का हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रीन हाउस गैसेस जो एटमॉस्फेयर में है, इस तरीके के हमारे इस टेम्परेचर का भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात किया ही हुआ है कि प्लांट्स एंड जो ट्रीज़ हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम ट्रीज़ को कट करेंगे, उसमें भी हमारा एक मेजर रीज़न है कि इन ग्रीन हाउस गैसेस में इनका ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होना और अर्थ का टेम्परेचर का बढ़ना, ये भी एक हमारा एक कॉजेज़ है। नेक्स्ट, फार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड यूज्ड इन द फर्टिलाइजर्स इन वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है नाइट्रस ऑक्साइड एक फर्टिलाइजर्स के रूप में भी हमारे कंट्रीब्यूटर देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड लैंडफिल्स, द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस विच आर रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर। ये भी हमारे एक तरीके के कॉजेज़ हैं, जो कि इंडस्ट्री और फैक्ट्री जो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इन सभी गैसों का भी इंक्रीज देखने को मिलता है। लैंडफिल्स आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन दैट एड्स टू द ग्रीन हाउस गैसेस। जो लैंडफिल्स का जो होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी रिलीज में देखने को मिलता है, और ये ऐड होता है ग्रीन हाउस गैसेस में। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हैं, ग्रीन हाउस का क्या प्रभाव पड़ता है,
ये भी हम देखते हैं इसमें। ग्रीन हाउस गैसें और इनका प्रभाव, एक सबसे बड़ा कारण ये है कि जिसकी वजह से हमारे ग्रह जो हैं पृथ्वी में जीवन संभव हो सका है। सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के सतह में एक संतुलित तापमान मेंटेन करके रखता है, जिसके कारण हमारे जो मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, एनिमल्स हैं, इसके आदि हो सकते हैं। ये क्या करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देता है। इसमें ओजोन लेयर है जो एक सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें जो लंबे वेवलेंथ वाले रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इस प्रभाव के बिना सूर्य से आने वाले रेडिएशन जो है हानिकारक असर से बचना आसानी से मुमकिन हो जाता है। बहुत लंबे समय से जो इंसान है इस प्रभाव की मदद से सीजन न होते हुए पौधों को उगाने में सफलता पाई है, चाहे वो आर्टिफिशियली हो। तो इस प्रभाव को उत्पन्न करके हम ऑफ सीजन में भी हम फसल उगा सकते हैं। अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की, हम एडवांटेज की बात कर रहे हैं कि किसकी क्या क्या एडवांटेज हैं, सब हमने बात कर रहे थे। नेक्स्ट यदि हम टॉपिक पर बात करें तो जो हमारे सोलर चलने वाले वाटर में हीटर हैं, इसी प्रभाव का इस्तेमाल करके पानी को गर्म करते हैं। इसकी वजह से हमारी ऊर्जा जो खर्च होने से बचती है, वो 20 से 30 हमारी बिजली की बिल में भी बचत होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन गैसें हैं हमारे वातावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और इन गैसों का संतुलन हमारे वातावरण के जीवन चक्र को समान रूप से चलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण निभाता है। तो ये आपके कुछ एडवांटेज रहें। जो मेन इफ़ेक्ट्स इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे थे कि उसमें से आपका एक ग्लोबल वार्मिंग भी है, कि ये हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर के जो टेम्परेचर है वो एक ग्रेजुअली एक इंक्रीज़ करने में हमारा ये देखने को मिलता है। द मेन कॉज फॉर दिस एनवायरमेंटल इशू इज़ द इंक्रीज्ड वॉल्यूम्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन released by the burning of fossil fuels, emissions from the vehicles, industries and other human activities। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इस तरीके की इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन यूजेज होता है, उससे हम देखने को मिलते हैं कि इस तरीके की गैसें का इंक्रीजमेंट, और कहीं ना कहीं हमारे अर्थ टेम्परेचर को इंक्रीज करने में भी ये देखने को मिलता है। डिप्रेशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स जो हमारे अर्थ को इस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, हमें जो सूर्य की किरणों से आती हैं, उससे हमें कहीं ना कहीं ये सुरक्षा करती हैं। तो इट इज़ द फाउंड इन द अपर रीजन ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, जो कि स्ट्रेटोस्फीयर के रीजन्स में सबसे ऊपरी पार्ट में ये पाया जाता है। तो मेजर कॉज ऑफ दिस फेनोमिनन इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडिंग इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। और इस डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर का रिजल्ट ये है कि कहीं ना कहीं इस हार्मफुल यूवी रेज से हमारे अर्थ सरफेस के लोगों में ये स्किन कैंसर और इस क्लाइमेट चेंजेस का सबसे बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। स्मॉग एंड एयर पोल्यूशन, स्मॉग इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग। स्मोक किससे बनता है, स्मोक एंड फॉग का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि हमारे मैन मेड एक्टिविटीज़ के इसके थ्रू में देखने को मिलता है। इन जनरल यदि हम सामान्य रूप में इसकी बात करें तो स्मोक जो है जनरली फॉर्म के थ्रू में ये ग्रीन हाउस गैसेस में इंक्लूडिंग इसका होता है नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स का होता है। इसके बाद एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज, increase in the total amount of greenhouse gases in the air has turned most of the world's water bodies acidic. The greenhouse gases mix with the rainwater and fall as acid rain। जैसा कि आपका इस टॉपिक में आपका एसिड रेन भी है,
तो इसके थ्रू आप इस तरीके के आप शॉर्ट नोट्स में आप इसको पॉइंट वाइज आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ भी इस तरीके का देखने को मिलता है कि इस ग्रीन हाउस गैसेस में जो मिक्सचर है वो कहीं ना कहीं एक वेपर के रूप में होते हुए मिलते हुए जब रेन वाटर में इनका मिक्सचर होता है, और जब इस तरीके से जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं इन एसिडिक जो रेन है वो कहीं ना कहीं हमारा एसिड रेन में ये कन्वर्टेड हो जाता है। तो ये भी देखने को मिलता है जब रेन वाटर कैरीज द contaminants along with it falls into the river, streams and lakes, thereby causing their acidification. जो रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये कहीं ना कहीं हमारे अर्थ सरफेस के इस टेम्परेचर को जितना एक इम्पॉर्टेंट रोल भी देखने को मिलता है उतना ही कहीं ना कहीं एक इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। तो हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो इन गैसों के नियमित संतुलन से पृथ्वी में जीवन संभव है, और अगर इनमें संतुलन ठीक तरीके से नहीं हुआ तो फिर इसके नुकसान भी देखने को मिलते हैं। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जो हैं पृथ्वी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं, तो तापमान बढ़ने पर इसका सबसे पहला प्रभाव इसके मौसम पर पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत गर्म मौसम के साथ ही हमारे जो नेचुरल डिसास्टर्स हैं जैसे आंधी है, तूफान है, जो हमें अक्सर दिखाई देते हैं वो इसी प्रभाव के संतुलन में गड़बड़ होने का नतीजा है। जो हमारे समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो भी इसकी वजह से बर्बाद हो जाएगा। आप पहले ही स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ चुके हैं कि ध्रुव पे जो बर्फ़ जमी हुई है जो तापमान के निरंतर बढ़ने से पिघलने लगी है, इसकी पिघलने से हमारे महासागर का जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है, जिससे बाढ़ का भी खतरा बढ़ने लगा है। जो हमारे समुद्री जीवन है, इकोसिस्टम है, वो इसके थ्रू क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो महासागर अब्जॉर्ब करते हैं, जिसके जल का जो अल्कलिनिटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है, और अल्कलिनिटी के बढ़ जाने से समुद्री जीवन में काफ़ी बदलाव हो जाएगा। तो वहाँ पे जो ध्रुवी भालू हैं, पेंगुइन हैं, इनका निवास भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग जो हमारे मौसम को बदलते जा रहे हैं, ये भी आप महसूस कर रहे होंगे कि दुनिया के अधिकतर हिस्से में जो होने वाली बारिश है वो भी कहीं ना कहीं इसके द्वारा प्रभावित हो जाएगी, जिससे हमारे जो फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से इसका जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो रेगिस्तान का क्षेत्र के रूप में बढ़ता जाएगा। इस प्रभाव का असर हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी देखने को ज़बरदस्त होगा। इसका प्रभाव का असर कि जो टेम्परेचर है इसके बढ़ने से हमारी दुनिया के वैश्विक उत्पादन में कम से कम 2 से 3% की कमी आएगी, और उत्पादन में कमी मतलब कि हमारे कहीं न कहीं उस तरीके से एक अकाल का रूप में हमें सामना करना पड़ेगा, जिससे तरह तरह की बीमारियों के चपेट में हमारे इंसान आने लगेंगे। तो इस तरीके से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स का एक बैलेंसिंग रूप में इसमें बात करें तो एक सही होगा कि हमें ये सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कहीं न कहीं इसमें एक बैलेंस होना चाहिए, और इसको रोकथाम के लिए हम कोई कार्यक्रम चलाकर लोगों को हम अवेयर कर सकते हैं, तभी इसके थ्रू हम लोगों में एक बेहतर तरीके से अवेयरनेस ला सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है ये आप लोगों ने जाना। इसके कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, ये आपने जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।